देखिए, आज हम बात करेंगे गॉस साइडियल मेथड। अब साइडियल मेथड हो, सीडियल मेथड हो, बताया ना, इनके जो प्रोनाउंसिएशन है वो अलग अलग एग्जामिनर अपने अपने हिसाब से कहते हैं। ठीक है, फिलहाल साइडियल मेथड हम कर रहे हैं। देखो, गॉस साइडियल मेथड जो है, ये विजिबिलिटी ठीक है ना, और ये जो एरिया कवर हो रहा है ठीक है। ये जो मेथड है ये बिल्कुल जैकोबी मेथड की तरह है। ठीक है, जैकोबी मेथड उठाइए और आपको गॉस साइडियल मेथड आ गया। एक थोड़ा सा अंतर है, उसको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसका वर्किंग रूल समझ लेते हैं। वर्किंग रूल, वर्किंग रूल देखो सबसे पहला तो यही है कि भाई एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा होगा। पहला तो स्टेप हो गया, क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपके पास होगा। ये आपका ऐसे होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 होगा। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 होगा। फिर ये a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3 होगा। ये एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा होगा। ठीक है, सब में यही क्वेश्चन हुआ करते हैं, उसके अलग अलग मेथड्स हैं। तो कुछ डायरेक्ट मेथड थे, उनको सॉल्व करके हम डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। कुछ इटरेशन मेथड होता है। देखो, इटरेशन कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है। ठीक है, जैसे आपको इटरेशन मेथड, कोई भी मेथड जहां पर डायरेक्ट एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मिल पा रही है, हमको क्या करना पड़ रहा है कि हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज करते जा रहे हैं और एक अप्रॉक्सीमेट ऐसी वैल्यू आती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ऐसे मेथड को इटरेशन कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? मतलब ऐसे कुछ लोग कहते हैं इटरेशन मेथड, इटरेशन हर रूल में लगता है। जैसे जैकोबी मेथड भी एक इटरेटिव मेथड है, क्योंकि उसमें हम एग्जैक्ट एक्स वाई जेड नहीं निकाल पा रहे थे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे थे। यहाँ भी देखिए, दूसरा स्टेप है, यहाँ ये चेक करते हैं कि a1 b1 c1 में मान लेते हैं ये a1 का जो मॉड है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू भी हो सकता है। इसे ग्रेटर देन ही लिखा जाता है, लेकिन इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, मॉड b1 प्लस c1 के यहाँ पर y का मॉड b2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू मॉड a2 प्लस c2, और यहाँ पर z का मॉड का कोफिशिएंट c3 इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड a3 प्लस मॉड b3। मतलब पहले में x का कोफिशिएंट अन्य दो कोफिशिएंट के सम से बड़ा है, दूसरे में y का कोफिशिएंट बड़ा है, और तीसरे में z के कोफिशिएंट बड़ा है। अब आप कहेंगे अगर ये रूल फॉलो ना हो रहा हो तो, अगर ये रूल फॉलो नहीं हो रहा हो तो जैकोबी भी किनारे बैठा दीजिए, बोलो जाओ बेटा तुम्हारा काम यहाँ पर नहीं है। ठीक, और ना तो ये गॉस साइडियल मेथड यहाँ लगेगा, साइडियल मेथड लगेगा। ठीक है, यही जैकोबी में था ना। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे पहले इक्वेशन में ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये तीसरा इक्वेशन है। पहले में x का कोफिशिएंट अन्य दो कोफिशिएंट से बड़ा है, तो पहला इक्वेशन x के लिए सॉल्व होगा, दूसरा y के लिए सॉल्व होगा, तीसरा z के लिए सॉल्व होगा। लेकिन फिर से समझ लीजिएगा, हो सकता है पहले में y का कोफिशिएंट बड़ा हो, दूसरे में x का हो, तो जिसमें जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा उसमें उसके लिए सॉल्व होगा। ठीक है, समझ में बात नहीं आई? तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 फॉर x, हम इक्वेशन 1 को x के लिए सॉल्व कर देते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी डाइट कर रहा हूं मैं, तो 1/a1 यह आएगा आपका d1 माइनस b1y माइनस c1z, इसको हम 1a मान लेते हैं। और इक्वेशन 1 फॉर x, 2 फॉर y एंड 3 फॉर z। हो सकता है 2 फॉर z हो जाता, ये भी हो सकता है। मतलब ये जिसका कोफिशिएंट का अन्य दो कोफिशिएंट के बड़ा होगा वो उसके लिए सॉल्व होगा, है ना। y की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/b2 1/b2 d2 माइनस a2x माइनस c2z, इसको हम 2a मान लेते हैं। और z की वैल्यू होगी 1/c3 d3 माइनस a3x माइनस b3y
इसको इक्वेशन नंबर 3A मान लेते हैं। क्या यही जैकोबी साहब ने बताया था? अब यहां पर हम स्टेप नेक्स्ट करते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, या इसको फर्स्ट इटरेशन कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में y और z को जीरो कर देंगे। ठीक है, मतलब पुट y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू z इन इक्वेशन 1A। देखो ध्यान से, जब आप y और z को जीरो करेंगे तो क्या हम कह सकते हैं कि x का मान निकलेगा? वो x1 होगा। x1 की वैल्यू आ गई d1 अपान a1। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर थोड़ा सा चेंज है। देखो, अब पुट सेकेंड इक्वेशन में जैकोबी में क्या करते थे आप? सेकेंड इक्वेशन में जैकोबी में आप x और y को जीरो करते थे, z निकल आते, सॉरी x और z को जीरो करते थे, y निकल आता था। लेकिन साइडल्स मेथड क्या कहता है कि भैया x हम निकाल चुके हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से x की वैल्यू हमको मिल चुकी है। ठीक है, तो कह रहे हैं आप ऐसा करिए, x की जगह x1 रख दीजिए और z की जगह 0 कर दीजिए इन इक्वेशन 2A। समझ में बात आ रही है? मतलब वहां पर जब y को निकालना होता था तो अन्य कोफिशिएंट सबको 0 कर देते थे, x का मान भी 0, कोफिशिएंट न कहिए वेरिएबल को। यहाँ ऐसा नहीं करते हैं, x का निकल आया तो वो वैल्यू रख दी जाएगी। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, यहाँ y1 की वैल्यू निकलेगी 1 अपान b2, यह आएगा d2 माइनस a2x और z को a2x1 और z को हमने 0 कर दिया। ठीक है, अब आपको y1 निकल आया है ना। अब थर्ड में क्या करेंगे, थर्ड में आप x और y को 0 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि थर्ड में ऑलरेडी आपको x की वैल्यू भी मालूम हो गई है और y की मालूम भी हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पुट करेंगे x इज इक्वल टू x1 एंड y इज इक्वल टू y1 इन इक्वेशन 3A। तो यहां z1 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान c3 d3 माइनस a3x1 माइनस b3y1। ये आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x y z की वैल्यू, जिसको कि आपने x2 y2 z2 से इंडिकेट किया है, ये मिल गया। समझ में बात आई कि नहीं आई? अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन देखिए, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन देखिए, अब x की वैल्यू x1 मिल गई है। ठीक है, अब आपको x की नई वैल्यू चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, y की वैल्यू y1 और z की वैल्यू z1 रख दीजिए इन इक्वेशन 1A। यही 1A में रख रहे हैं यहाँ पर, ये 1A में। तो यहाँ से x2 मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 1 अपान a1 d1 माइनस b1 y1 माइनस c1 z1। ये नया इक्वेशन आ गया, नई वैल्यू आ गई x की। ठीक है, अब ये पुट कर दिया हमने। फिर क्या करेंगे, पुट करिए, सेकंड में क्या लिखेंगे आप, x की जगह x2 रखेंगे क्योंकि x की नई वैल्यू मिल चुकी है, और z की जगह z1 ही लिखेंगे क्योंकि z की तो पहली वैल्यू है, अभी मिली नहीं। तो ये हो जाएगा y2 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान b2 d2 माइनस a2x2 माइनस c2 z1। और थर्ड में क्या करेंगे आप, x को x2 कर देंगे, y को y2 कर देंगे। ये रखा है हमने इन इक्वेशन 1B 2A, और ये रख दिया हमने इन इक्वेशन 3A। तो यहाँ पर y z2 की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान बी c3 d3 माइनस a3x2 माइनस b3y2। इस प्रकार से x2 y2 और z2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी। समझ में बात आई? अब हम क्या करेंगे, ये इटरेशन चलता रहेगा कब तक, एक ऐसी स्टेज आएगी जैसे आपने फिफ्थ इटरेशन में x का मान निकाला, y का मान निकाला,
z का मान निकाला और 6 में निकाला, तो आप देखेंगे 5th और 6 में मान लिया हमको 3 डिजिट चाहिए, तो हम देखेंगे 3 डिजिट्स की वैल्यू रिपीट हो रही है, तो वही आप हम स्टॉप कर देंगे, वही हमारा सोल्यूशन होगा। बात पकड़ में आई? यहाँ एक लफड़ा होता है, अगर हमसे बोल ही दें कि आपको थर्ड अप्रॉक्सीमेशन तक वैल्यू निकालनी है, तो आप थर्ड में निकाल के वहीं पे बात स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये गॉस साइडल और वो जैकोबी, जो जैकोबी है जलेबी नहीं है, कंफ्यूज ना होना। तो दोनों पकड़ में आ गए, क्या अंतर है दोनों में? यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू निकल आती है वाई के लिए उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, हाँ, तो नहीं, रूल नहीं लगेगा, रूल नहीं लगेगा। हाँ, वो हमको भेज देना, क्योंकि ये पहली कंडीशन है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए गॉस जैकोबी के लिए, गॉस सेडियल के लिए, ठीक है। किसी और मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए, अलग की बात है, ठीक है। आप डायरेक्ट मेथड लगा दीजिए, इटरेशन मेथड लगा दीजिए, लेकिन ये मेथड आप अडॉप्ट नहीं करेंगे। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? अब मैं एक क्वेश्चन लोड करता हूँ, तो ज़रा समझिएगा। हमने नोट कर रखा है एक बुक से, एक एग्जांपल लेता हूँ। इसमें लिखा है होगा सॉल्व बाई, ये लिखा गॉस सेडियल मेथड का है, बार बार पूरी स्पेलिंग लिखें। तो क्या है ये? 83x प्लस 11y माइनस 4z इज इक्वल टू 95, 7x प्लस 52y प्लस 13z इज इक्वल टू 104 और 3x प्लस 8y प्लस 29z इज इक्वल टू 71। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई क्वेश्चन ले रहे हैं, हो सकता है किसी बुक में सेम डिजिट रिपीट हो रही हो, सेम क्वेश्चन हो, क्योंकि हमारे यहाँ बुक लिखने का जो प्रोसीजर बढ़िया है। अगर हमें बुक लिखनी है ना, तो 8-10 राइटर की बुक ले लो, इनका एग्जाम्पल उनका सोल्यूशन, उनका एग्जाम्पल उनका सोल्यूशन, बस बन गया जा करके, उनका अनसॉल्व उनका सॉल्व बना दो, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब ज़रा देखिए ध्यान से, इसका एक क्वेश्चन नंबर डाल दो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हम देख रहे हैं हियर A1 जो है ना, A1 का जो मॉड है वो ग्रेटर देन है मॉड B1 प्लस मॉड C1, मॉड की बात हो रही है, ठीक है। और B2 का जो मॉड है, जिसको 52 यहाँ पर है, वो ग्रेटर है A2 का मॉड प्लस C2 का मॉड, और C3 का जो मॉड है ग्रेटर है मॉड A3 प्लस मॉड B3। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ भाई? 83 11 और 4 के सम से बड़ा है, 52 7 और 13 से बड़ा है, और 29 8 और 11 से बड़ा है। सो वी कैन अप्लाई द गॉस सेडियल मेथड, या जो भी आपसे कहा गया हो, जैकोबी कहा गया तो जैकोबी कर देंगे। तो हम क्या करेंगे? सॉल्व इक्वेशन 1 2 एंड 3 फॉर x y एंड z रेस्पेक्टिवली। अब रेस्पेक्टिवली आप जानते हैं कि मतलब रेस्पेक्ट करके क्वेश्चन लगाओ, वो इंसल्ट मत करिए क्वेश्चन की, नहीं गुस्सा हो जाएगा। अच्छा, तो x का मान क्या आएगा? यहाँ पर निकल आएगा, x का मान यहाँ लिखे दे रहे हैं क्योंकि नीचे शायद ना दिखे। x की वैल्यू क्या आएगी? 1/83 इन ब्रैकेट 95 माइनस 11y प्लस 4z। y का मान जो निकलेगा वो निकलेगा 1/52 104 माइनस 7x माइनस 13z, और z का जो मान निकलेगा वो आएगा 1/29 71 माइनस 3x माइनस 8y। इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल दो। ऐसा करते हैं 4 5 6 डालते हैं, 1A में कन्फ्यूज़न होता है। 4 5 6 कैमरे में आ रहा है ना पूरा? नहीं, हमारे में तो आ रहा है, तो हमारा तो आईफोन कैमरा है, थोड़ा पकड़ रहा है, क्योंकि तुमको जो पढ़ा रहे हो वो कैमरा चेंज है। अब देखो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। अब चूंकि देखिए अब इसको टफ नहीं कह सकते हैं, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है, फर्स्ट इटरेशन,
चूंकि आपके पास कैलकुलेटर है, फट वैल्यू रखो, कैलकुलेट करो, वैल्यू निकालो, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे y बराबर 0 एंड z बराबर 0 कहे किसमें, इन इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू x1 निकलेगी, क्या निकलेगी 1/83 इंटू 95। जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई है 1.145। अब चूंकि हमसे नहीं बताया इन्होंने अप टू हाउ मेनी डेसिमल वी हैव टू सॉल्व, तो आई एम टेकिंग अप टू 3 डेसिमल। नियम ये है आप जितने ज़्यादा डेसिमल ले लो अच्छी बात है, आपको डिवाइड करना 5 डेसिमल आ रहा है 5 ले लो, लेकिन उसको आप राउंड अप मत करिएगा, ठीक है। जैसे आपको 5 डेसिमल प्लेस लेना है, 6 वाला हटा रहे हो तो आप राउंड अप मत करो, 5 ले लो। तो ये आ रहा है 1.145। एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन करने में कहीं पर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, x को x1 रखेंगे क्योंकि x मिल चुका है, और y को z को 0 करेंगे इन इक्वेशन 5। तो y1 यहाँ मिलेगा आपको, तो 1/52 ये 104 है, x को x1 किया है तो -7 इंटू x1 1.145 है, z 0 हो चुका है, तो इसकी जो वैल्यू आई है y1 की वैल्यू आ रही है 1.846। अब क्या पुट करेंगे, x को x1 रखेंगे और y को y1 रखेंगे इन इक्वेशन 6। तो यहाँ रखेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी आपकी z1 इज इक्वल टू 1/29 71 माइनस 3 इंटू x1 कितना है 1.145 माइनस 8 इंटू y1 है 1.846। जब इसको हमने कैलकुलेट किया है तो ये वैल्यू आई है आपकी 1.821। ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यू मिली हैं। देखो हो सकता है आपका आंसर लाने में आपको 7-8 अप्रॉक्सीमेशन लिखने पड़ेगी, समझ लीजिएगा। मतलब उसमें आपसे अगर लिख के दे दिया कि अप टू 5 अप्रॉक्सीमेशन, अप टू 4 अप्रॉक्सीमेशन तो अच्छी बात है, नहीं कहा तो आप तब तक करते रहो जब तक कि वैल्यू उतने प्लेस तक, जितने प्लेस का रिक्वायरमेंट है उतने रिपीट ना हो रही हूँ। अब सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन कहिए, सेकेंड इटरेशन कहिए, बात वही है। x को क्या रखेंगे हम, x1 रखेंगे। x1 की वैल्यू क्या है, सॉरी क्या मैं कर रहा हूँ, x को निकालना ही है आपको ना, तो x को कुछ नहीं रखेंगे। y को रखेंगे, y1 बोले तो 1.846 और z को रखेंगे z1 दैट इज 1.821 इन 4 में रखेंगे तो आपको x2 मिल जाएगा। क्या मिलेगा 1/83 95 माइनस 11 इंटू y1 1.846 प्लस 4 इंटू 1.821। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो x2 के लिए आई है 0.988 ये पुट कर दिया हमने। अब क्या पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में x का मान मिल चुका है आपको, तो x को पुट करेंगे x2 दैट इज 0.988 और z की वैल्यू रखेंगे z1 दैट इज 1.821। तो आपको यहाँ से y2 मिल जाएगा 1/52 104 माइनस 7 इंटू x2 आएगा 0.988 माइनस 13 इंटू z1 1.821। इसको जब हमने सॉल्व किया तो z2 आया है y2 आया है 1.412। अब पुट करेंगे x की वैल्यू x2 रखेंगे 0.988 और y की वैल्यू y2 रखेंगे 1.412 इन इक्वेशन 6, यह है इन इक्वेशन 5। तो हमको z2 मिल जाएगा 1/29
71 माइनस 3 इंटू 0.988 माइनस 8 इंटू 1.412। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.956 आएगा, 1.956। तो ये आपकी x2, y2 और z2 की वैल्यू मिली। ठीक है, अब आएगा थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी आपको। अब थर्ड के लिए ये जगह ले लेते हैं, इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, ऐसा इसी में कर देते हैं, वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर। x2 क्या मिल गया है 0.988 और y2 क्या मिल गया है 1.412 और z2 क्या मिल गया 1.956, ये मिल गया। यहाँ जगह ज़्यादा है। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। अब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में आपको x की नई वैल्यू चाहिए। देखिए आज ठंडा पानी पी लिया तो ज़्यादा हूँ करना पड़ रहा है। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन या थर्ड इटरेशन, इसको इटरेटरी मेथड कहा जाता है, इटरेशन वाला मेथड। क्या करेंगे, x का मान निकालना है तो y को लिखेंगे हम y2 1.412 और z को रखेंगे हम z2 1.956 इन इक्वेशन 4। तो यहाँ से x3 निकल आएगा 1/83 95 माइनस 11 इंटू 1.412 प्लस 4 इंटू 1.956। ये टफ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें प्रोसीजर आपको कैलकुलेटर करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। 1.051 फिर क्या करेंगे, ये पुट कर दिया हमने। अब पुट करेंगे x को रखेंगे x3 यानी 1.051 और z को रखेंगे z2 1.956 इन 5 में रखेंगे तो आपको y2 मिल जाएगा 1/52 और ये आ जाएगा 104 माइनस 7। x को रखेंगे आप 1.051 माइनस 13, z को रखेंगे आप 1.956 और इसको जब कैलकुलेट किया हमने तो y3 की वैल्यू आई है 1.344, ये y3 का मान निकला है। ठीक है, इसके बाद पुट करेंगे हम, x को रखेंगे x3 1.0। एक बार कैलकुलेशन कर लीजिएगा बाद में अपने आप कि भाई गलतियां हो सकती है, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। और z को रखेंगे z2 z तो निकालना ही है। y को रखेंगे y2, एक मिनट, ये y3 मिला है ना, ये y3 मिला है। y को लिखेंगे y3 1.344 इन इक्वेशन 6। तो यहाँ से z3 की वैल्यू आ जाएगी 1/29। 71 माइनस 3 इंटू एक्स है 1.051 माइनस 8y है 1.344। इसको कैलकुलेट किया तो 1.969। तो ये वैल्यू नोट करिए। एक और इटरेशन आगे चलते हैं, वैल्यू नोट कर लेते। पहले नोट कर लिया, यहाँ जगह ठीक है, उधर नोट कर लें हम। x3 की वैल्यू क्या आई है थर्ड इटरेशन में 1.051 और y3 की वैल्यू आई है 1.344 और z3 की वैल्यू आई 1.969। हमने थ्री प्लेस ऑफ डेसिमल की बात की है, आप मोर देन 3 प्लेस ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन में। हमने क्या कहा, अगर आपसे क्वेश्चन दे दें कि हाउ मेनी अप्रॉक्सीमेशन यू हैव टू डू, तो आपको ये नहीं करना है कि वैल्यू रिपीट हो रही नहीं हो रही, कुछ नहीं करना आपको। आप 4 अप्रॉक्सीमेशन करिए, काम खत्म करिए। ठीक है, अगर आपको ऐसा ना दें तो फिर आपको ये सब वैल्यू करनी पड़ेगी। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन, फोर्थ क्या लिख रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेशन, अप्रॉक्स। क्या करेंगे आप, पुट करेंगे आप चूँकि एक्स की वैल्यू निकालनी है
तो y को रखेंगे हम y3 1.344 और z को रखेंगे z3 1.969 इन इक्वेशन 4। तो यहाँ से मुझे x4 का मान मिलेगा 1/83 95 माइनस 11 इंटू वाई बोले तो 1.344 प्लस 4 इंटू 1.969। जब इसको हमने सॉल्व किया तो x4 का मान आया है 1.051। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं इसके आगे x4 लिखता हूँ 1.051, दोनों एक जैसे बिरादर दिख रहे हैं, ठीक है। अब पुट करिए, x को रखेंगे x4 1.051 और z को रखेंगे z3 1.969 इन 5। तो मुझे y4 की वैल्यू आएगी 1/52 104 माइनस 7 इंटू 1.051 माइनस 13 इंटू 1.969। तो y4 की जो वैल्यू आई है वो 1.34 आई है। तो यानी y4 जो आया है वो 1.34 आई है। अब आगे रिपीट देख लेना, आगे कौन सी डिजिट आएगी। अब क्या पुट करेंगे, x को रखेंगे x4 और y को रखेंगे y4 इन इक्वेशन 6। तो मैं जब z4 निकालूंगा तो z4 आ रहा है 1.969, z4 आ रहा है 1.969। कुछ दिख रहा है तो आप लिखेंगे बिकॉज इन थर्ड एंड फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन द वैल्यूज आर रिपीटिंग, सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू जो भी है, y इज इक्वल टू जो भी है, z इज इक्वल टू जो भी है। ठीक है, लिख देंगे, चूंकि रिपीट हो रही है इसलिए x का मान आपका आ रहा है 1.051, y का मान देख लेना 1.340 जो भी आ रहा हो, और z का मान आएगा 1.969। इसको कहते हैं गॉस साइडल इक्वेशन। गॉस साइडल मेथड से कैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं। हैव यू गॉट दिस मेथड? तो ये आपका मेथड है। जैकोबी से थोड़ा अंतर है बस, और मेथड जैकोबी का पूरा चाहिए। ये दोनों इटरेटिव मेथड है और वो इसके पहले वाले डायरेक्ट मेथड थे। ठीक, करिए इसको।